Hello students, good morning. Today we are going to study rest of the parts of Journey to the End of the Earth. This is the third part and it is 30th May 2020 today. See, these are the difficult words you have to go through once, learn them, and after that you have to go through these questions. After going through these questions, you should study the chapter. See dear students, लास्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि जो अंटार्कटिका पे हम जाके पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को जान सकते हैं अर्थ के। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का नेम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। आई वाज वर्किंग विद ऑन द स्कोयास्की। ये स्कोयास्की एक ये नरेटर के लिए यूज़ किया गया है। वो कह रहा मैं एक स्कोयास्की पे काम कर रही थी। एक प्रोग्राम था जिसका नेम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसका एम था एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग दैम with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। जिसका एम एग्जैक्टली था कि हाई स्कूल के बच्चों को वर्ल्ड के एंड पर ले जाएं, और वर्ल्ड के एंड पर ले जाने से वर्ल्ड वहाँ ये जो विजिट थी, जो वॉयेज थी, उनको क्या प्रोवाइड करती, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि वहाँ पे जाके वो देखते चीज़ें कैसे कैसे होती है प्रैक्टिकली, तो इंस्पायर होते और उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती विच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। और वहाँ पे जाना उनको एक ये अपॉर्चुनिटी उनको एक हेल्प करती नई अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर करने के लिए, इनक्रेज करने के लिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और हमारे प्लेनेट की रिस्पेक्ट करने के लिए ये फोस्टर होते। यानी कि बच्चे वहाँ पे जाते तो हमारे प्लेनेट के की रिस्पेक्ट भी करते, और वहाँ पे जो नई अंडरस्टैंडिंग है उसको अर्थ की एजुकेशन को लेके, उसके लिए भी वो इंस्पायर होते, इसलिए उनको वहाँ पे लेके गई। इट्स बीन इन operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। वो कहता है इस प्रोग्राम को लगभग 6 साल से कनाडा के जियोफ ग्रीन थे, वो चला रहे थे, और वो कहता है कि लेकिन वो अब थक चुके थे सेलिब्रिटीज़ को, प्रसिद्ध लोगों को, और रिटायर्ड लोग जो रिटायर्ड हो चुके थे, पैसे वाले लोग थे, लेकिन क्यूरोसिटी थी जिनके अंदर, जो कुछ सीखना चाहते थे, उन लोगों को वहाँ पे उस पर अंटार्कटिका पे ले जाके वो थक चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ लिमिटेड ही काम किया। उनकी सारी एज हो चुकी थी, उनके अंदर क्यूरोसिटी इतनी सारी नहीं थी सीखने के लिए, इतना सारा स्टेमिना भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि स्टूडेंट्स को मैं वहाँ पे ले जाना शुरू करूँ। फिर वो कहता है देखिए, विद द स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स को आइस पे लेके जाएंगे तो ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स आ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। अगर वो वहाँ पे लेके जाएगा उन लोगों को, तो फ्यूचर जनरेशन जो है, उनकी जो पॉलिसी मेकर की जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उनको मिलेगा वहाँ पे। एट द एज, किस एज पे, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब। इस एज में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहते हैं। एब्जॉर्ब मतलब सीखने के लिए, समझने के लिए, गहराई में जाने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहते हैं। उसके बाद कहता है द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। कहता है इस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम सॉरी स्टूडेंट्स जो ये प्रोग्राम वो हुआ, सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण था कि ये इम्पॉसिबल है कहीं कि वो साउथ पोल पे जाएं लोग, और वहाँ पे जाके उस साउथ पोल के माहौल को देख के अफेक्टेड ना हो। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ का माहौल देखते बड़े अफेक्टेड होते हैं, बड़े क्यूरियोसिटी उनके अंदर आती है चीज़ों को जानने के लिए। कहता है इट्स ईजी टू बी ब्लेज about polar ice caps melting while staying in the comfort zone of our respective latitude and longitude। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखिए, अक्षांश जो ये रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, वहाँ एक कंफर्टेबल जोन है। ये कंफर्टेबल जोन है। इस कंफर्टेबल जोन में बैठकर, उस जोन में बैठकर लोग बाग वहाँ का जो माहौल है उसको देखते हैं। जैसे आइस कैप्स मेल्ट हो रही होती है ना,
और पोलर तो वहाँ देखकर वो बड़ा उदास हो जाते हैं कि कैसे हो रही है, अरे ये तो आइस कैप्स मेल्ट हो रही है, क्या होगा इस वर्ल्ड पे, अब इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं वो। फिर कहता है देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आपको समझ में आया होगा, ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं। बट यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग। वो कहता है आप वहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो ग्लेशियर्स है वो किस तरह से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या क्या वहाँ होता है। और जो आइस शेल्फ्स है यानी कि कोलैप्सिंग, वो कोलैप्स होती है, आइस के जो टुकड़े जैसे सी में घूमते रहते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं आइस के, वो टूट रहे होते हैं। तो यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तो आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि जो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग की वो वास्तव में रियल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है। इस चीज़ को आप रियलाइज करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये कहता है अंटार्कटिका because of her simple ecosystem and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. कहता है अंटार्कटिका पे अब जब जाते हैं तो वहाँ पे इकोसिस्टम है, बड़ा साधारण सा इकोसिस्टम है, और लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे लोग नहीं है, प्रदूषण नहीं है। तो ये बहुत परफेक्ट स्टडी है, परफेक्ट जगह है स्टडी करने के लिए कि ये चेंज इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, है ना, और उनसे बड़े बड़े जो रिपरकशंस मतलब रिएक्शंस है वो कैसे हो रहे हैं। इन चीज़ों को वहाँ जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक जो माइक्रोस्कोपिक है छोटा सा फाइटोप्लैंक्टन हम लें, और ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नॉरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन। ये फाइटोप्लैंक्टन एक ग्रासेस होती हैं सी की, जो वहाँ जो साउथर्न ओशियन फूड चेन है उसको नॉरिश करती है और बनाए रखती है। सस्टेन मतलब बनाए रखना, नॉरिश मतलब पालन पोषण करना। फिर कहते हैं दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं जो एक सिंगल सेल प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन के लिए बोला गया है, ये सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, सन की एनर्जी को एसिमिलेट कार्बन, द सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी। अच्छा, सन की एनर्जी को वो यूज़ करता है किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को एसिमिलेट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, शोषित करने के लिए, एंड सिंथेसाइज और विश्लेषण करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक जो यौगिक है उनको बनाने के लिए हेल्प करता है प्लांट। इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहता है बहुत ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस के लिए जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के में हेल्प करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन का जो वन सेल्ड प्लांट है वो ज़्यादा हेल्प करता है। द साइंटिस्ट वांट दैट आ फर्दर डिप्लेशन इन ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। वो कहता है अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, जैसे ओजोन लेयर में कमी आती जा रही है, वहाँ पे लीकिंग होती जा रही है, अगर वो लीक हो जाएगी तो जो फाइटोप्लैंक्टन में कमी आ जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ में कमी आ गई तो फिर वही फोटोसिंथेसिस में कमी आ जाएगी। फोटोसिंथेसिस में कमी आ गई तो ये पेड़ पौधे वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं बन पाएंगी, और ये अच्छे से नहीं बन पाए तो भाई हमारे लिए भी ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ये चेन बाय चेन है, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द मैरिन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। उस एरिया के जो मैरिन एनिमल्स हैं, समुद्र के जो एनिमल्स हैं, या फिर उस रीजन के जो बर्ड्स हैं, उन सब की लाइफ को अफेक्ट करेगी ये चीज़। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको भी ये चीज़ अफेक्ट करेगी। इन द पैरेबल ऑफ द फोटोप्लैंक्टन देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एक्सिस्टेंस। ये कहता है तो जो फाइटोप्लैंक्टन की नैतिकतापूर्ण कहानी है, ये एक बहुत अच्छा तुलनात्मक एग्जिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा तुलनात्मक एग्जिस्टेंस में अस्तित्व है। किसके लिए, जैसे कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। ये क्या कहना चाहता है फोटोप्लैंक्टन, एक छोटी सी चीज़ है ग्रास,
है समुद्र की, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारा ध्यान रखा जाएगा। ये कैसे है, ये एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ही जगह पे सेट हो जाएंगी। ये चीज़ समझाना चाह रहा है। मतलब अगर हम फाइटोप्लैंक्टन का ध्यान रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस का ध्यान रहेगा, फोटोसिंथेसिस का ध्यान रहेगा तो पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन बनती है उससे हम जो ह्यूमन बींग है या फिर मैमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उनका ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएगा। गुड बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने काफ़ी।